हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी वाला पे। तो बच्चों देखेंगे, आज मैं इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और मैं पिछले करीब 8 सालों से इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी करने के दौरान मेरा इकोनॉमी के साथ में बहुत ही लगाव हुआ और मेरी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी कॉमर्स ही है। तो इकोनॉमी जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा इस बैच में वो ये होगा कि मैं आपको जीरो से लेकर हीरो की इकोनॉमी कराऊंगा। कहने का मतलब, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और हर एक टॉपिक के दो पहलू होंगे। मतलब एक बेसिक होगा, एक एडवांस होगा। ठीक है, तो बेसिक और एडवांस दोनों पहलू मैं आपको यहां पर कराऊंगा और आपके साथ में हर एक चीज पर डिस्कशन करूंगा। दूसरी बात, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में, खासकर उन बच्चों को जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमी में ना हो, क्योंकि यह एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट में यह समस्या बहुत ज़्यादा आती भी है। दूसरी बात होती है कि कैसा लेक्चर डिलीवर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में आपको समझाऊं। इकोनॉमी में सब कुछ बेस है उदाहरण पर, एग्जाम्पल्स पे। अगर हमारे एग्जाम्पल्स सेट हो जाते हैं और आपके दिमाग में बैठ जाता है तो इकोनॉमी पूरी रट जाएगी आपको, और कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आप उसकी तुरंत आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, उसके आंसर देने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी को। आज हम लोग का पहला लेक्चर है। ये पूरी सीरीज अभी 3 महीने तक चलेगी और 3 महीने में हम लोग इकोनॉमी जीरो टू हीरो करेंगे और साथ में करंट अफेयर भी अपडेट करेंगे। आज तो पहला लेक्चर है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। देखिए, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। दूसरा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, लेक्चर बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा जो होगा वो है कि व्हाट इज इकोनॉमी। अब यहां पर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था है और ये इकोनॉमिक्स है। और फोर्थ जो है आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भौगोलिक स्थिति में, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे अलग अलग अर्थव्यवस्था है, अलग अलग इकोनॉमी है, और उन सभी इकोनॉमी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से आप देखिए तो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है बच्चों, हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली बात करता है इंडियन इकोनॉमी की। जी हां बच्चों, वो बात करता है इंडियन इकोनॉमी की, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में हम केवल इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ना है, लेकिन उसके पहले जानना है कि आखिर इंडियन इकोनॉमी क्या है और विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं क्या है। और जब आप बेस से पढ़ते हो ना, जीरो से पढ़ते हो, तो आप कनेक्ट होते हो टॉपिक में। जब आपका ग्राउंड लेवल बहुत मजबूत होता है, जो आपका बेसिक नॉलेज है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जैसे कहते हैं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। तो जितना आपका बेसिक नॉलेज, आपका जो ज्ञान है, ठीक है, जो शुरुआती ज्ञान है वो जितना मजबूत होगा जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में आगे चल के डिटेल से डिटेल कंसेप्ट आपको याद आ जाएगा। आगे चल के हम ओकन्स लॉ पढ़ेंगे, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग में जाकर बड़ी बड़ी चीजों को डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस जगह पे आपका माइंड अपने आप वर्क करेगा, भाई हमारी इकोनॉमी इस प्रकार की है तो यहां पर इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी में आप सोचने लगोगे गिग इकोनॉमी है हमारी, भारत में गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। गिग इकोनॉमी मतलब ओला उबर वाले लोग, ठीक है, जोमेटो स्विगी। अब इनको सोशल सिक्योरिटी तो चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस प्रकार की है तो ऑटोमेटिक डिमांड जनरेट होगा। तो अगर आप एक बार हमारी इकोनॉमी, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में सामान्य जानकारी, जो बेसिक नॉलेज है, अगर वो प्राप्त कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा बेस तैयार होगा। और आगे चल के आप अगर कभी आंसर राइटिंग भी करते हैं, मेंस पेपर जीएस थर्ड में इकोनॉमी की आंसर राइटिंग करते हैं, उस आंसर राइटिंग करने में आपको 2-4 डायमेंशंस, आयाम तो ऐसे ही मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी चारों टॉपिक को आज हम लोगों को करना है और काफी डिटेल में करना है। तो सबसे पहले, सबसे शुरुआती, कि भाई अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को लेकर मैंने यहां पे एक डायग्राम बना दिया है
चार्ट बना दिया है जिससे हम समझने में हमें आसानी होगी, और फिर मैं इसको एक आसान शब्दों में बताऊंगा भी। जैसे इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, कहने का मतलब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, जहां पे हम सामाजिक विज्ञान, समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं आर्थिक रूप से। जी हां, मतलब इकोनॉमिक्स जो है बच्चों याद रखेंगे, यह एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। अब अगर आप देखेंगे इस सामाजिक विज्ञान में हम क्या स्टडी करते हैं, इस सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को स्टडी करना होता है। ठीक है, हमें अध्ययन करना होता है। पहला अध्ययन हम क्या करेंगे, हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। जब किसी समाज में, जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी आर्थिक क्षेत्र में एक जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, वह किस प्रकार से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, किस प्रकार से अपने लाभ को बढ़ाएगा, अपने लाभ को अधिकतम करता है, उसकी भी जानकारी, उसकी भी स्टडी हम कहां करते हैं, इकोनॉमिक्स में। और एक कंज्यूमर जो है, क्योंकि बाजार में दो है, इकोनॉमिक्स आम शब्दों में बाजार, बाजार की दो ही शक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर। सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर भी वहां पर अधिक से अधिक इनकम करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, और कंज्यूमर चाहता है कि कम से कम देख के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए, कम से कम पैसा देख के और हमें बहुत ज्यादा लाभ मिल जाए, हम सेटिस्फाइड हो जाएं, मतलब कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है। क्या है स्टडी, मतलब अध्ययन है किसका, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हम एक तरफ देखते हैं कि निर्माता कैसे उत्पादन करके अधिक से अधिक अर्जन करे, अधिक से अधिक अर्जित करे, हाई इनकम जनरेट करे, बहुत पैसा कमाए, और वहीं पे हम देखते हैं कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, और उसी बाजार में, उसी क्षेत्र में, उसी समय पे एक जो उपभोक्ता है वो अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे प्राप्त करे, कम से कम रुपए देकर। जी हां, और जब ये दोनों चीजें हमारे सामने आती हैं, हम दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं और दोनों चीजों को समाज में स्थापित करते हैं अपने अध्ययन और अपने विज्ञान और अपने इनोवेशन के द्वारा, तो फिर पता चलता है इकोनॉमी एज अ होल मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती है, क्योंकि हम यहां पे कंज्यूमर, ग्राहक, और यहां पे प्रोड्यूसर, निर्माता, दोनों के विकास की बात करते हैं। इसलिए किसी भी एक क्षेत्र में निर्माता और ग्राहक, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इन दोनों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, मैक्सिमम इनकम जनरेट, इनका इनकम जनरेट हो, इनका सेव हो, इनको सेटिस्फैक्शन मिले, इनको आय मिले, इन सभी चीजों को हम अगर स्थापित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? जरा एक और इसकी डेफिनेशन समझिएगा, मैं आपको आम शब्दों में बताऊं तो मैं यहां पे लिख के बताता हूं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इज अ स्टडी, ठीक है, क्लियर है। अब ये एक अध्ययन है, मैं इसको दूसरी भाषा में समझाता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो हाउ टू यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये पूरा संसार जो है ना वो लिमिटेड रिसोर्स में है, सबके पास में संसाधन लिमिटेड है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेटिस्फाई इन लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, सेटिस्फाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन
क्योंकि 100% तो सेटिस्फाई कोई दुनिया में हो नहीं सकता है, ठीक है। अधिकतम संतुष्टि, क्लियर है। हाँ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि इन लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। दुर्लभ संसाधन में, दुर्लभ संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स बोलिए, सीमित संसाधन या दुर्लभ संसाधन, लिमिटेड भी बोल सकते हैं और इसको एक और शब्द दे सकते हैं, स्केर्ड रिसोर्स। स्केर्ड मतलब दुर्लभ और लिमिटेड मतलब सीमित, ठीक है जी हाँ, क्लियर है। हाँ, इन संसाधनों की बात करते हैं। जैसे लिमिटेड रिसोर्स में पहला एग्जांपल हमारा पेट्रोल डीजल, लिमिटेड है, उत्पादन होता है, आता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपए का 100 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलाया, स्कूटी में, स्कूटी लेके गए, बाइक लेके गए, अब पता चला कि घूम लिया हमने 10 किलोमीटर, तो जो 10 किलोमीटर का पेट्रोल कम हुआ होगा तो क्या दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा, उसका आप यूज एक ही बार कर सकेंगे। तो लिमिटेड दुर्लभ संसाधन जो हैं, जो सीमित संसाधन या स्केर्ड रिसोर्स हैं, वो हैं जिनका हम यूज मतलब बच्चों जिनका हम प्रयोग केवल ओनली वन टाइम, ठीक है, केवल एक बार कर सकते हैं, क्लियर है। ओनली वन टाइम, केवल हम एक बार कर सकते हैं, एक बार जिनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को हम दुर्लभ संसाधन कहते हैं। और इन एक बार प्रयोग की गई चीजों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन 100%, 100%, 100 तो नहीं हो सकता, ठीक है, मैं नहीं बोला, चलिए, कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता 100%, मतलब मैक्सिमम मतलब 99% सेटिस्फैक्शन कैसे लाया जाए, इसे इकोनॉमी कहते हैं। अब समझिए उदाहरण के माध्यम से। एक बच्ची जो है, उसके टीचर ने बोला कॉलेज में कि बेटा कल तुम एक कॉपी लेके आओगी 20 रुपए वाली, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसकी कॉपी बनाओगी, और तुम एक पेन उसके लिए सेपरेट लेकर आओगी, कलरफुल पेन, ग्रीन कलर का, 10 रुपए का। तो 20 10 30 रुपए हो गए। बोली लड़की ठीक है सर, मैं कल कॉपी लेके आऊंगी, ठीक है, हाँ, पेन भी लेकर आऊंगी। वो घर पहुंची, छुट्टी हुई, घर में पिताजी से बोलती है, पिताजी 20 रुपए की कॉपी ले जानी है, एक ग्रीन पेन ले जाना है, सर ने बोला है, तो मुझे 30 रुपए दे दीजिए। तो पिताजी ने 20 10 30 रुपए दे दिए। टीचर ने बोला एक हरा पेन चाहिए, 20 की कॉपी चाहिए, ठीक है। जब वो दुकान जाने लगी तो उसका छोटा भाई जिद करने लगा, दीदी दीदी मैं भी चलूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है बेटा, तू भी चल। दोनों दुकान पे पहुंचे, भाई गया, सामने देखा 5 स्टार, भाई सामने चॉकलेट रखी थी। खैर आपको जोड़ने में लगेगा अरे सर इतनी सस्ती थोड़ी ना मिल जाएगी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है जी हाँ, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए कि वहां चॉकलेट मंच रखी है, ठीक है, तो उसने देखा, जी ललचाया, रहा ना गया, तो उसने बोला नहीं हमें चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट 10 रुपए की थी, अब 10 रुपए की चॉकलेट रखी है, अगर वो 10 रुपए की चॉकलेट ले ले तो 20 की कॉपी ले पाएगी, पेन नहीं ले पाएगी। अब उसके सामने ये सिचुएशन बिगड़ गई। अब उस बच्ची के अंदर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब ये बच्ची ने बोला कि भाई अब क्या करूं, ये तो अजीब दुविधा हो गई। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छे से बल्ब जलता है, और ये जो बल्ब उसके दिमाग में जलता है वो जलता है क्योंकि इसने इकोनॉमी पढ़ी थी दीपक सर से। इसको तुरंत याद आया, अरे हाँ दीपक सर ने पहला टॉपिक लिया था, और दीपक सर ने पहला टॉपिक बोला था कि दुर्लभ संसाधन का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अब वहां पे दोनों की डिमांड भी फुलफिल हो जाए, किसी की डिमांड ना कम हो, और कार्य भी बन जाए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, क्योंकि कॉपी 20 रुपए की बोली गई थी, तो यह 20 रुपए की कॉपी ले लेगी, लेकिन पेन 5 रुपए का लेगी, ठीक है। 20 की कॉपी, 5 का पेन, और 5 रुपए का ये ले लेगी चॉकलेट, ठीक है। मतलब 10 की जगह 5 का चॉकलेट ले लेगी, क्योंकि यह व्यक्ति 10 के चॉकलेट से सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कोई भी 100% नहीं हो सकता, 99%, और या भी 10 की पेन की जगह 5 की पेन लेगी। इस प्रकार से वो जो 30 रुपए ले गई थी, जो उसके पास केवल 30 रुपए थे, जो कि क्या थे, दुर्लभ संसाधन थे, उनका प्रयोग एक बार किया जा सकता था। लेकिन क्या जिस 30 रुपए में पहले केवल उसकी कॉपी पेन आती, उसी 30 रुपए में भाई बहन दोनों संतुष्ट हो गए, काम बन गया? जी हां, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड रिसोर्स इन स्केर्ड रिसोर्स, इसकी जो स्टडी है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप आप सभी के दिमाग में यहां तक तो बातें घुस गई होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, मजा आ गया, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज, ठीक है,
कि भाई ये जो लिमिटेड रिसोर्स है सब जगह पे अलग अलग है? जी हां। क्या यही स्केर्ड रिसोर्स हर एक क्षेत्र में अलग अलग है? जी। और जब इसी स्केर्ड रिसोर्स में और इन ग्राहकों को हम अलग अलग भौगोलिक स्थिति में जब हम इन पे चर्चा करते हैं तो उसी को इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। अब लोगों के सामने हर एक जगह पे एक इकोनॉमिक्स की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं इकोनॉमिक्स की या किसी इकोनॉमी की मुख्य समस्या क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ग्राफ के माध्यम से। ये देखिए, ये अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें मुख्य समस्याएं क्या हैं एक बार देखेंगे। इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं, दीज आर नोन एज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की मुख्य, ठीक है, समस्या या केंद्रीय समस्या। अब क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन जो है वो क्या किया जाए, पहली प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, दूसरी प्रॉब्लम। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करे, ये तीसरी प्रॉब्लम। अब इन तीन प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो आप इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी पे आ जाओगे। जी हां, आप इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी पे आ जाओगे जब ये तीन समस्याएं आप निकाल लोगे। तो पहला लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। तो यहां पे लिखा है एज पर कंज्यूमर्स डिमांड, उपभोक्ता की मांग के आधार पर उत्पादन होना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, एक उपभोक्ता जो अमेरिका में है और एक उपभोक्ता जो भारत में है और एक उपभोक्ता कहीं पड़ा हुआ है अफ्रीकन देश में, केन्या और सूडान उडान में, एक सूडान में है, क्या तीनों की मांग अलग अलग होंगी? जी हां, वह जो कंज्यूमर है उसकी मांग अलग अलग भौगोलिक स्थिति में, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों के, अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग मांगे होती है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए हम अपने क्षेत्र को देखकर हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और जब इसी को हम अपने क्षेत्र में अलग अलग ज्योग्राफी में इन तीनों समस्याओं को सॉल्व किया जाता है तो वहां पे इकोनॉमी आती है। जैसे अब माना गया कि एज पर द कंज्यूमर्स डिमांड। अब कंज्यूमर, मान लीजिए कि हमारे यहां पे जो कंज्यूमर है ना उसमें मैक्सिमम लोग जो है, मतलब मान लीजिए कि 50 लोग जो हैं, मतलब इकोनॉमी में 100 लोग हैं, हमारी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए 100 लोग हैं। 100 में से 10 लोग कहते हैं कि भाई साहब हमें लेवाइस की जीन्स चाहिए 3000 की। ठीक है भाई, मुझे तो मतलब यो बन के रहना है। बोले ठीक है। बाकी 90 लोगों ने बोला भाई हमारे पास जीन्स ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है, 600-700 में मिल जाए, जुगाड़ लग जाए, 600-700 में मिल जाए। अच्छा, अब यहां पर 90 लोग कह रहे हैं कि 600-700 वाली जीन्स मिल जाए, 10 लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वो 3000 वाली जीन्स मिल जाए। अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन का टेंशन आता है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब अगर 10 के लिए प्रोड्यूस होगा तो वही कंपनी ज्यादा कमाएगी, जाहिर सी बात है, बड़े मतलब महंगी बिकेगी, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होगा। कि 90 रुपए के लिए बनाए जहां प्रॉफिट कम होगा। यहीं पे अगर भारतीय अर्थव्यवस्था है तो 90 वालों के लिए बना देगी, कहेगी बाकी तुम भी यही पहनो, बहुत ज्यादा योयो मत बनो। क्लियर है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों बनेगा क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। वही सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी इकोनॉमी केवल 90 वाली, मतलब 90 लोगों की डिमांड मांगेगी, 600-700 रुपए की जींस बनाई जाएगी ताकि ये पहन तो लेंगे और ना पता चले 3000 वाली बना दी तो बाकी तो घूम रहे दया भाव पे। और अमेरिका जैसे देशों में जहां प्रॉफिट ज्यादा हो उसी का उत्पादन होता है और बाकी लोग उनके दया पे आ जाते हैं। अगर उनकी जीन्स खराब हो गई, अमेरिका में कल्चर है, लोग खराब सामानों को घर के बाहर या कहीं रोड के किनारे ऐसे स्पॉट बने हैं वहां पे रख देते हैं और जरूरतमंद लोग अपना ले जाते हैं क्योंकि वो उनकी दया पे निर्भर है। जी, तो अभी समझ में आया आपको? उत्पादन क्या करें यह डिपेंड करता है कि वहां पे कंज्यूमर की डिमांड क्या है और उसी को लेकर जो निर्णय लिए जाते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र में एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा। दूसरा देखेंगे बच्चों यहां पे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। अब उत्पादन करने में दो मेथड है आपके पास, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। जब आप लेबर इंटेंसिव का आप कहते हैं ना कि लेबर इंटेंसिव, तो यहां पे लेबर ज्यादा और कैपिटल कम। कैपिटल मतलब यहां पे तकनीकी से लीजिएगा, मतलब हम मशीनों का कम प्रयोग करके हम लोगों का, या फिर लेबर ज्यादा है, मतलब यहां पर किसान ज्यादा है। हमारी देश, मान लीजिए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बहुत पहले से थी, तो आज भी हमारे यहां पे कम से कम 46% आबादी कृषि पर है निर्भर।
तो हमारे लेबर ज्यादा है, कैपिटल की बात कम है। और कुछ इकोनॉमी ऐसी है जो कैपिटल इंसेंटिव है, जहां पे मतलब लेबर जो है, ठीक है, वो कम है और कैपिटल पे ज्यादा फोकस करते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत है, वहां मशीनीकरण है, वो उद्योग वाली इकोनॉमी है। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था कैपिटल इंटेंसिव होगी और कृषि अर्थव्यवस्था लेबर इंटेंसिव होगी। अब यहीं पे लिखा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब अगर कोई क्षेत्र जहां पे खूब पैसा है और उसने उद्योग लगाकर और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ इकोनॉमी जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो अपने श्रम बल पर आगे बढ़ रही है, जहां पे श्रम प्रधान इकोनॉमी है, यहां पूंजी प्रधान है। इस आधार पर भी इकोनॉमी अलग अलग बढ़ जाती है। उदाहरण से समझ लीजिए, अमेरिका जैसे देशों में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे एक एक मशीन 100-100 लोगों का कार्य कर रही हैं। तो वो श्रम प्रधान नहीं है, वह क्या है, वह पूंजी प्रधान है। वहां पे मेन गेम है पूंजी का। और भारतीय अर्थव्यवस्था, जहां पे आप देखेंगे पूंजी की कमी के कारण लोग अभी भी पारंपरिक उद्योगों से जुड़े हुए हैं, पारंपरिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की 46% आबादी उस सेक्टर में लगी हुई है जो क्या है, श्रम प्रधान है, जहां पर किसान खेतों में काम करता है और फसल का उत्पादन करता है। हम क्या करेंगे, हम 3-4 महीने खेती करके आलू उत्पादन करेंगे, 1 किलो आलू का दाम 10 रुपए, और ये लोग क्या करेंगे, हम ही से आलू खरीद के ले जाएंगे और उसका 1 किलो आलू और केवल 10 ग्राम आलू के चिप्स, 100 ग्राम आलू की चिप्स का ये लोग 45-30 रुपए 40 रुपए लेंगे और लेज चिप्स बना देंगे। समझ रहे हैं आप? जी हां, यह औद्योगिक है और यह क्या है, श्रम प्रधान है, और यह क्या है, पूंजी प्रधान है। आई होप आपके दिमाग में बातें घुस गई होंगी, क्लियर हुई? ठीक है, जी हां। अब अगला आता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण के अनुसार किया जाए, क्योंकि एक समाज में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, असमानता है। तो यहां पे बोला जाता है कि आय के वितरण के अनुसार, जैसा जैसा लोगों के पास आय है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वैसा मतलब सभी लोग अमीर हैं, उस आधार से उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्लियर है? या हम ऐसा उत्पादन करें जिससे आय का वितरण हो, सभी लोगों में समान वितरण जाए। जैसे हम यहां पे समझेंगे, एक एग्जांपल देता हूं, जिस देश में ज्यादा उत्पादन होगा वहां ज्यादा रोजगार होगा, ज्यादा रोजगार होगा लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा वो फिर डिमांड करेंगे, फिर उत्पादन होगा, फिर रोजगार जाएगा और फिर उनके पास इकोनॉमी डेवलप होगी। तो उनसे क्या होगा, पैसा जो होगा सभी लोगों में बटेगा। आय के वितरण के अनुसार करना चाहिए उत्पादन, या फिर संसाधन की उपलब्धता के अनुसार। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने उत्पादन ऐसा कर दिया, मान लो सिंधु घाटी वालों ने ऐसी खेती की कि जमीन ही राजस्थान बन गई, रेगिस्तान। राजस्थान जो रेगिस्तान था, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हरियाली थी, वहां खेती होती थी। ऐसी खेती क्या करना कि तुमने संसाधन ही खत्म कर दिया। तो दूसरा है कि भाई हम उत्पादन करें अपने संसाधन की उपलब्धता के अनुसार। तो ये जो आय के वितरण के अनुसार करते हैं अमेरिका वाले लोग हैं, और हम करते हैं संसाधन की उपलब्धता, क्योंकि हम उतना ही पैर फैलाते जितनी चादर है। ऐसा नहीं कि सब हमारे पास है ही नहीं, करेंगे क्या, और उधार लेके कर्जा लेके इकोनॉमी चली रही है। क्लियर है? लेकिन अब इकोनॉमी हमारी थोड़ी अच्छी चल रही है, जिसमें एक IRGD के कंसेप्ट है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। वी विल डिस्कस ऑन इट। मैंने आपको बोला ना, 0 से हीरो तक, एडवांस तक पढ़ेंगे। कहीं अब आपकी इकोनॉमी को लेकर समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है मेरी। मेरे पढ़ाने का तरीका, इकोनॉमी जो है मैं दिल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बेटा हमने बहुत कष्ट में पढ़ाई की है। ठीक है, हाँ, नहीं होती थी चीजें, हमने किताबों से खोद के पुरानी किताबें लाकर कम दाम पे खुद ही पढ़ी हैं, खुद ही रिसर्च किया है। ठीक है, कोचिंग के पैसे नहीं होते थे, PW नहीं था तब समझ रहे हैं, इतनी सस्ती कोचिंग नहीं थी। फिर कोचिंग 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, उस समय भी 80,000 रुपए थी, बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तब मैं 2012 का पास आउट हूँ ग्रेजुएशन, तो बहुत ज़्यादा होता था, तो नहीं था इतना। तो हमने अपने दम पे मेहनत की, किताबों से पढ़ाई की, किताबों को खोद खोद के पढ़ डाला और फिर हमने अपने हिसाब से समझा। इसलिए मैं उस हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, और अच्छा लेक्चर और बेसिक से समझ में आ जाए, जो जीरो है उसको भी समझ में आ जाए। बहुत हीरो भी होंगे, उनको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन ठीक है। तो ये देखेंगे आप, संसाधन जितना हमारे पास रिसोर्स है भैया, हमारे पास जितना पैसा है, हमारे पास जितना खनिज है, उतना ही उत्पादन करें। दूसरा, हम उत्पादन करें ताकि आय का वितरण सभी में आ जाए, तब हमारे पास में ये प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम इस पे फोकस करते हैं। अभी सरकार धीरे से इधर से इधर आ रही है, धीरे से इधर से इधर आ रही है। हमारी सरकार GDP को बढ़ा रही है, कोशिश कर रही है ताकि बाकी लोगों को भी रोजगार और आय मिले।
क्लियर है? एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, वो इसी का एग्जांपल है। इस प्रकार से आप देखेंगे इकोनॉमी की जो केंद्रीय जो मुख्य समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को उठाकर जब हम अलग अलग क्षेत्र में लागू करते हैं, जैसे ये समस्या इधर, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया, ऐसे दूसरे क्षेत्रों में भी हमने इन तीनों समस्याओं को क्या किया, देख लिया। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जब हम इसको लागू करते हैं तो विश्व में हम पाते हैं 3 प्रकार की मुख्य हैं, लेकिन चौथी जो है वो मतलब ट्रांजिशन है, मैं बताऊंगा कैसे। हम 3 प्रकार की मुख्य अर्थव्यवस्था पाते हैं। मुख्य कौन सी है? एक कैपिटलिस्ट, दूसरी सोशलिस्ट और तीसरी मिक्स्ड। तो आप बोलोगे फिर ये क्या, ये मजाक के लिए लिखा गया? ना बाबा ना, मजाक के लिए नहीं है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्यार से बच्चे मेरे को इकोनॉमी वाले बाबा इसीलिए कहते हैं इनके लिए नहीं कि इनकी बर्दारी देख के। पढ़ाते ही मैं बाबा की तरह हूं, आपको स्टोरी टेलिंग में इकोनॉमी पता चलेगी, आज आप देखोगे तो। देखो अब देखते हैं यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ इज ऑफन आइडेंटिफाइड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, वेल्थ ऑफ नेशन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो है, पहले आप देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो है वो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वह कैपिटलिस्ट के बिल्कुल अपोजिट है, जहां यहां पर सब कुछ फ्री होता है। आगे हम देखेंगे, आगे अभी देखेंगे, अभी यही सब कुछ ना बोल दें, आगे देखें, समझे कार्ल मार्क्स। अभी मैं आगे पढ़ा के फिर इस पे चार्ट पे आऊंगा, हर एक को इंडिविजुअल पढ़ के फिर हम यहां पे आएंगे, मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए आगे देखेंगे बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। ये कार्ल मार्क्स है हमारे, ठीक है, इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी दी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, और ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कार्ल मार्क्स नहीं दी थी। लेकिन कार्ल मार्क्स का ये जो इकोनॉमी ना उटोपियन है, उटोपियन सोसाइटी, मतलब ये कल्पना मात्र है, ये वास्तविकता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आई विल टेल यू। आगे देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। ठीक है, कीन्स या केन्सियन इकोनॉमी के नाम से आप जानते हैं, इन्होंने दिया था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते, फिर चार्ट पे आएंगे कि आखिर ये चारों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सर ने ऐसी क्यों लिखी और मुख्य 3 क्यों बता रहे हैं। आइए, सबसे पहले हमारे सामने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नाम हमें मिलेगा एडम स्मिथ। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं अमेरिका का, पूंजीवादी देश है। हाँ, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, आजाद हो जाता है। क्लियर है? जी हां। और इसके आजाद होने से पहले इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो उपनिवेशवादी थी। उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश का अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉयटेशन करता है। इंग्लैंड इसकी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने बेनिफिट के लिए, जैसा हमारा किया बहुत लंबे समय तक। यहां के लोगों ने तुरंत दिमाग की बत्ती जली, विद्रोह किया। 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी कि आज से हम आजाद हैं। अब जब इन्होंने आजादी घोषित की तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क इनके सामने आया, भाई आजाद तो हो गए, बट अब हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, अब हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। उसी समय एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन कंसेप्ट था बहुत फेमस था। तो फिर लोगों ने बोला भाई इसका जवाब है, बोले क्या? इसका जवाब एक ही है, वो है एडम स्मिथ या वेल्थ ऑफ नेशन। जब कोई देश आजाद होता है उसके सामने बेटा क्वेश्चन मार्क होता है हमारी इकोनॉमी कैसी हो। जैसे हम जब आजाद हुए तो हमने पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया, 5 ईयर प्लान अपनाया, 5 साल एग्रीकल्चर, फिर 5 साल उद्योग, फिर पता चला कि दोनों बिगड़ गए तो हमने, चीन ने हम पे अटैक भी कर दिया, तो हमने दोनों लेके चले, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले आप ये समझिए। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ रहा है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। क्वेश्चन आया कि अब इकोनॉमी कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, तो एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन, जो किताब का नाम है, इसकी हिंदी भी वेल्थ ऑफ नेशन ही लिखना। ठीक है, क्लियर है? राष्ट्र की संपत्ति कहने का मतलब कि उसके आधार पे इन्होंने क्या किया, वेल्थ ऑफ नेशन के आधार पे उत्पादन करना शुरू किया, अपनी इकोनॉमी चलाई। तो कैसे? अब देखो एडम स्मिथ क्या कहते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। अच्छा, मतलब कोई हस्तक्षेप मत करो। एक पूंजीपति, एक व्यक्ति जो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट पर्सन है, वह अपने लाभ में दूसरे लोगों का लाभ कर देगा। बोले अरे ऐसे कैसे? बोले लो समझो एग्जांपल से। मान लीजिए कि भाई साहब मुझे उत्पादन करना है, ठीक है,
और मेरे पास में ये मोबाइल फोन की मुझे मोबाइल फोन बनाने के लिए मुझे मतलब मोबाइल फोन बनाने के लिए एक फैक्ट्री ओपन करनी है। अब फैक्ट्री ओपन करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपना रोजगार कर सकता हूं। तो मैं गया फैक्ट्री ओपन करने, जमीन खरीदूंगा। जी हां, क्या हमारे देश में वह किसान जो खेती नहीं कर पा रहा, सक्षम नहीं है, या उसकी जमीन पे खेती नहीं हो रही है, उसकी जमीन में खरीद के उसको पैसा दूंगा? पहला बेनिफिट दिया। लेकिन अभी भी मेरा मोटिव क्या है? मोबाइल बनाऊंगा, बेचूंगा, कमाऊंगा। अच्छा, दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप यहां पे ये होता है कि मान लीजिए कि मैं अब उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर हायर करूंगा, मजदूर लाऊंगा। जी हां, अब मैं जब मजदूर लाऊंगा तो मैं क्या उन लोगों को काम दूंगा जो रोजगार बेरोजगार है, जिनके पास ना जमीन है, खेती कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे रोजगार के लिए तलाश में है, मैं उनको भी रोजगार दूंगा। जी हां, अभी भी मेरा मोटिव मोबाइल बेचूंगा, लेकिन अभी भी उनको रोजगार दे दिया। उनको रोजगार देने के बाद में आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है, उनको रोजगार दे दिया। फिर अगर आगे बढ़ता हूं मैं, फिर और आगे बढ़ता हूं, तो मेरे सामने फिर एक चैलेंज आता है। अब मैं जब मेरी बिल्डिंग बन जाएगी तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास में लेबर आएंगे, जहां जी हां पढ़े लिखे, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हार्डवेयर इंजीनियर लाएंगे। हम उन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है अच्छी इनकम के लिए, तो अब उनको भी रोजगार देंगे। तो देखिए, अनपढ़ को भी रोजगार दिया बिल्डिंग बनाने में, पढ़े लिखे को बना दिया इसमें। और जब मेरा मोबाइल बन जाएगा तो उसको मार्केट में बेचने के लिए एक मार्केट बनेगी, जहां पे मेरा मोबाइल बिकेगा तो लोग अपने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा दुकानें खोल लेंगे, मेरे मोबाइल को बेचेंगे, और मेरा मोबाइल उनकी दुकान तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन लगेगा तो फिर कुछ लोग क्या करेंगे, जिनके पास पैसा होगा गाड़ी वाड़ी खरीद लेंगे, मेरे मोबाइल को कारखाने से ले जाएंगे, बाजार में पहुंचाएंगे, बाजार में दुकान वाले जो दुकान खोली है बेचेंगे। मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। लेकिन मेरे प्रॉफिट में देखिए किसका किसका भला हुआ? वो किसान जिसकी जमीन पे खेती नहीं होती थी, उसका जमीन बिका। जाहिर सी बात है, बाद में तो जिस पे खेती होती है लोग उसको भी बेचने लगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। दूसरा, अनपढ़ लोग जिनको रोजगार नहीं था उनको काम मिला। तीसरा, ठीक है, जो पढ़े लिखे रोजगार वाले हैं, बीटेक ईटेक करके आए थे, उनको भी रोजगार दे दिया। चौथा, जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी, ट्रांसपोर्टेशन संचार डेवलप हुआ, मार्केट बना, दुकानें खुली। इस प्रकार से मैंने अपने लाभ में अनजाने में 5 का लाभ कर दिया। लाभ तो बहुतों के होंगे, क्योंकि उससे बहुत लोग फिर अब काम करेंगे, उस दुकान पे 4 लोग और नौकरी करने आएंगे। उस जो ड्राइवर चलाएगा वो डीजल की डिमांड करेगा, डीजल और तेल की डिमांड होगी, अर्थव्यवस्था में पेट्रोल पंप खुलने लगेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन शुरुआती स्तर में क्या मैंने इनका लाभ किया अपने लाभ के लिए? जी हां, एडम स्मिथ का यही कहना है कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और यह स्वतंत्र व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने लाभ के लिए जो भी कार्य करेगा उसमें दूसरों का भी लाभ छुपा होगा, दूसरों का लाभ, ठीक है, अदर्स प्रॉफिट। ये अपना बेनिफिट करेगा, लेकिन अनजाने में भी दूसरों का भी बेनिफिट करेगा, अदर्स प्रॉफिट करेगा। क्लियर है? इसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन, क्या सरकार का हस्तक्षेप होता है? नहीं। क्या लोग स्वतंत्र होते हैं? हाँ। उत्पादन किस पे होगा? डिमांड बेस्ड ये इकोनॉमी बोली जाती है। कौन सी? डिमांड बेस्ड, मांग आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। डिमांड बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। डिमांड बेस्ड इकोनॉमी मतलब मांग आधारित अर्थव्यवस्था है, मांग आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मांग के आधार पर अर्थव्यवस्था चलेगी। उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसका होगा? प्रॉफिट के माध्यम से। मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, जिस चीज में लाभ ज्यादा होगा, उसी का उत्पादन होगा। एक इकोनॉमी है, 50 लोग मांग रहे हैं 600 वाली जींस जिसमें 100 रुपए प्रॉफिट है, और 50 लोग मांग रहे हैं 3000 वाली जींस जिसमें 500 प्रॉफिट है। तो ये 50 लोग की 3000 वाली जींस ही बनाएंगे, उसी के लिए कारखाना लगाएंगे, और बाकी इनकी जींस जब खराब हो जाएगी फेंक देंगे, तो रफू अफू करा के पहनेंगे बेचारे 50। ऐसी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। अर्थव्यवस्था में वही प्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें लाभ होगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से पूंजीवादी दृष्टिकोण है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ के उद्देश्य से, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आगे और डिस्कस करेंगे,
अभी तो मैं आपको सबके इंट्रो दे रहा हूं, फिर तीनों के बीच में मर्ज करके बताऊंगा, डिफरेंशिएट करके अलग अलग डायमेंशंस पे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। अब आती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी यूटोपियन कंसेप्ट है, क्यों अभी बताता हूं। अब अचानक कोई आदमी आया 1848 में, बोला नॉक 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 नॉक। हमने बोला कौन है? बोले कार्ल मार्क्स बाबा बोल रहे हैं। हमने कहा बताओ बाबा। बाबा ने बोला देखो यार दीपक सिंह, तुमने सारी चीजें बताई, एक चीज तो बहुत बुरी है इसमें। मैंने कहा क्या बाबा? बोले तुमने ये चीज नहीं बताई कि इसकी नकारात्मकता क्या। मैंने कहा बाबा क्या है नकारात्मकता? तो बोले देखो एक नकारात्मक है इसमें, एक निगेटिव पॉइंट है। मैंने बोला क्या? बोले देखो देखो ये जो इकोनॉमी है इसमें बहुत सारे लेबर हैं। जी हाँ, पूंजीपति कुछ ही वर्ग होंगे, ये पूंजीपति वर्ग है। ठीक है, ये पूंजीपति वर्ग है, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं। ठीक है, और ये हैं लेबर। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेकर आए थे, इसको हिंदी में भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही कहते हैं, उसके नाम से फेमस ही है, 1848 में। ठीक है, और इन्होंने बोला था दुनिया के मजदूरों एक हो। ठीक है, और पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन किया था। अब इसमें क्या था, इन्होंने बोला कि जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी लोग हैं, ये लोग ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां पे लाभ का उद्देश्य होता है तो वहां पे ये टेंडर इकोनॉमी लेकर आते हैं। टेंडर इकोनॉमी मतलब जैसे मान लीजिए कि रोड बनना है, एक एग्जांपल समझते हैं, रोड बनाना है। ठीक है, वो रोड है 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की एक रोड को बनाना है। तो पता चला कि 5 किलोमीटर की रोड बनाने का जो एवरेज जो अमाउंट उस समय निकला, घोषित हुआ, वह है 10 करोड़। अब टेंडर भरने के लिए ए आए, बी आए, सी आए। ए ने बोला मैं 12 करोड़ में बना दूंगा, बी ने बोला भाई मैं 11 करोड़ में बना दूंगा, सी ने बोला मुझे 10 करोड़ 20 लाख दे देना, मतलब 10.2, 10 करोड़ 20 लाख में 20 लाख बस रखूंगा, बाकी मैं बना दूंगा। टेंडर किसको मिल जाएगा? सी को, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमी है, काम उसी को मिलेगा जो कम दाम में करेगा। आपने भी देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, भाई वो टेंडर उसको कैसे मिल गया? तो बोलता भाई साहब कम कोट किया था उसने, कम में भरा था। कई लोग इसमें करप्शन भी करते हैं, आजकल ये बहुत चलता है। तो इसको सी को काम मिल जाएगा क्योंकि ये केवल 10 करोड़ 20 लाख में बना रहा है और उनकी आय बचेगी जो रोड बनवा रहे, तो इनको काम मिल जाएगा। अब जब सी को काम मिलेगा तो सी क्या कहेगा, यहां पे लेबर थे, लेबर में था राम, रमुआ और श्यमुआ। ठीक है, ठीक है, रमुआ श्यमुआ दो भाई थे, दोनों काम करने जाते थे, तब इनको 600 रुपए मिलता था एक दिन का काम करने का। बोले बहुत अच्छी बात है। अब इकोनॉमी पूंजीवादी आ गई है, तो अब लाभ जो होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब लाभ ज्यादा करना है और काम कम पे उठा रहे हैं, तो कॉस्ट कटिंग करेंगे। अब ये लोग क्या कहेंगे कि भाई हम अपने यहाँ पे जो लेबर हैं, ठीक है, उनको केवल 400 रुपए में काम देंगे, क्योंकि आपको मालूम बेरोजगारी बहुत है, करना तो करो ना जाओ, तो 400 रुपए देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अब पता चला कि इनके रमुआ के घर में 5 लोग हैं, इनका खर्चा जो है, ठीक है, वह करीब 2000 रुपए है, मतलब 1200 रुपए था, चल जाता था, दो भाई कमा के ले जाते थे, 1200 में हो जाता था। अब पता चला कि इनके यहाँ पे 800 रुपए आएंगे, 400 की कमी हो गई। अब रमुआ अपनी पत्नी, ठीक है, पत्नी का नाम था छिपकली, उससे बोलेगा कि भाई तुम भी काम पे चलो, क्योंकि अब 2 लोग के कमाने से घर नहीं चलेगा। छिपकली भी आ गई। ठीक है, हाँ, इनकी पत्नी थी छिपकली, छिपकली भी घर से आगे, बोले हम भी करेंगे काम, तो 400 रुपये अब इनको मिलेगा, इनको भी 400 और 400 घर चलने लगेगा। फिर धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ेगी, फिर दाम कम होगा, फिर इनको दिक्कत होगी, तो ऐसे लेबर का शोषण होगा और पूंजीवादी अपना लाभ कमाने के चक्कर में लेबर का, श्रमिकों का शोषण करेंगे। और सभी श्रमिकों को अगर बचना है, अपने आप को बचाना है, तो उन्हें इस पूंजीवादियों का अंत कर देना चाहिए। अब पूंजीवादियों का अंत कैसे होगा? तो इन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स ने, कि हम सबको विद्रोह करना चाहिए और पूरी इकोनॉमी अपने अंडर में ले लेनी चाहिए, और हम में से जो वर्कर क्लास है, श्रमिक वर्ग है, उसमें से 10 लोग चुनाव लड़ेंगे, 10 लोग की सत्ता स्थापित होगी और वह अलग अलग विभाग में ध्यान देंगे, मतलब पूंजीवादियों का अंत कर दो।
अब आपके दिमाग में आएगा कि पूंजीवादी को अंत कैसे, इसमें मतलब क्या हत्या कर दो? नहीं, पूंजीवादियों को मान लो कि 10 मिनट के अंदर किसी को बर्बाद करना है, कैसे कर सकते हैं? पूंजीवादियों का अंत कैसे हो सकता है? ये वही कर सकता है जो सत्ता में हो, जो अपना जिसके साथ में मास और जन हो, जन आंदोलन का जो केंद्र बिंदु हो। तो इन्होंने बोला कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दो। मतलब मेरा 3 BHK फ्लैट है, मैं एक रूम में रहता हूं, 2 रूम खाली रहते हैं, तो जो रोड पर लोग हैं उनको मेरे घर में रखेंगे। मतलब मैं अपनी जरूरत के हिसाब से अपना उपयोग कर सकता हूं, मेरी संपत्ति पर मेरा अधिकार ही नहीं होगा, मेरी संपत्ति जो होगी उस पर मेरा निजी अधिकार ही नहीं होगा। अब अंबानी जी हैं, अचानक अर्थव्यवस्था साम्यवादी होगी, बोला कि किसी की निजी संपत्ति नहीं, तो उनके एंटीलिया मकान में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हम उसके साथ में तुम लोग भी रहोगे क्योंकि उनकी निजी संपत्ति नहीं होगी। इसी को खुद कार्ल मार्क्स ने बोला ये तो उटोपियन है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में खास चीज आती है जिसके बारे में आपको बताऊं। ठीक है बच्चों, ऐसी अर्थव्यवस्था में खास चीज आती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता। ठीक है, आपकी योग्यता के अनुसार कार्य देंगे, वर्क देंगे, लेकिन जो सैलरी है ये आपकी नीड के हिसाब से देंगे, आवश्यकता के हिसाब से। मतलब एक बैंक में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक महानुभाव प्यून है और एक बैंक मैनेजर है। प्यून की 2 पत्नी है, 10 बच्चे हैं, घर में कुल मिला के 13 लोग हुए। बैंक मैनेजर की 1 पत्नी 1 बच्चा, घर में 3 लोग हैं, तो इसको मिलेगी सैलरी 40,000 और इसको मिलेगी सैलरी 10,000 रुपए। क्यों? आप कार्य तो अपनी योग्यता से मिलेगा, लेकिन सैलरी आपको आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था ही साम्यवादी है, वर्ग विशेष का अधिकार। आपको लगेगा यार सर तो मजाक है मजाक तो है ही, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने खुद बोला इट इज उटोपियन, ये लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि कोई कैसे चलेगा? हमारे घर में कोई आकर रहने लगे, निजी संपत्ति नहीं होगी तो मोटिवेशन खत्म ना, मैं क्यों इतना कमाऊंगा? जब मेरी संपत्ति नहीं रहेगी तो मैं भी जाऊंगा किसी घर में बैठ जाऊंगा, मैं भी रोड पे देखूंगा कहीं कुछ आदमी रेस्टोरेंट चल रहा हूं, जाके खाऊंगा, बोलूंगा तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं है। ऐसा कंसेप्ट चल ही नहीं सकता। तो कार्ल मार्क्स ने बोला यस इट इज उटोपियन, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो पूंजीवादियों का अंत होगा, फिर धीरे धीरे इन्हीं में से लोग सरकार बनाएंगे और यही अर्थव्यवस्था आगे चल के क्या बन जाएगी? यही अर्थव्यवस्था आगे चल के बन जाएगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, हाँ किस चीज का उत्पादन, और हाउ टू प्रोड्यूस, वही जो अब मैंने अभी आपको बताया था। तो हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, पीछे मैंने अभी बताया ही था, ठीक है, वहां हिंदी पूरी लिखी हुई है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन हो, ठीक है, जी हाँ उत्पादन हो, और फिर आता है बाय हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब इन तीनों चीजों का आंसर जब होगा गवर्नमेंट, मतलब जब सरकार जो होगी पूरी अर्थव्यवस्था अपने अंडर में रखेगी सरकार। ठीक है, जब सरकार क्या करेगी, उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल दी रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जी हाँ, हमारे यहां देख लो 1991 के पहले में यही अर्थव्यवस्था था, तो हमारा एक ही चैनल था, दूरदर्शन। उसके बाद हमने दूसरा फिर देखा, दूसरे चैनल आए, लगातार लोग बर्बाद भी होना शुरू हुए, आजकल तो जानते ही है क्या है। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो 1991 के पहले थी वो प्रोटेक्टिव इकोनॉमी थी, एवरीथिंग प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। अब जब सरकारी सारा काम करेगा जरूरी नहीं है कि अच्छा कर पाए। जी हाँ, आज आप सरकारी स्कूल, खैर कुछ जगह तो लोग बोलते हैं अच्छा है, लेकिन ठीक है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के हालात देख रहे हैं,
तो सरकार अगर कहती है कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उत्पादन के समस्त संसाधनों पे जब सरकार का नियंत्रण होगा, कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज, या मीन्स लिखेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हाँ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जब सरकार के अधीन होगा तो सरकार उत्पादन करेगी, सरकार ही प्रोड्यूस करेगी। अब ऐसी अर्थव्यवस्था में एक आदमी है, 50 लोग कह रहे हैं 3000 वाली जीन्स, 50 लोग कह रहे हैं 600 वाली जीन्स, तो सरकार 600 वाली बनाएगी। क्यों? ये सरकार जो है इसका उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ये समाज कल्याण करना चाहती है, सामाजिक कल्याण करना चाहती है। और वहीं ये जो कम्युनिस्ट वाले हैं ये वर्कर्स वेलफेयर, वर्कर्स वेलफेयर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। ये समुदाय विशेष का कल्याण करेंगे, समुदाय विशेष का कल्याण, ठीक है, यस। और ये क्या होगा? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसीलिए यहां पे 600 वाली जींस बनाई जाएगी, जिस जींस के बनने से 50 नहीं पूरे 100 लोग कपड़े पहन सकते हो। अमेरिका वाले में तो मामला खराब हो जाता, आधे तो तब तक बैठे रहते जब तक किसी की जींस खराब ना होती। जी हाँ, खैर वो जोक का बात है। आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था आएगी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि वर्क मतलब जो कार्य मिलेगा वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी। और जो सैलरी है, वेतन, तनख्वाह, वो मिलेगा आपके वर्क के हिसाब से, ठीक है। मतलब अब बैंक मैनेजर जो है वो कमाएगा 40,000, और प्यून जो है, भाई साहब इतने बच्चे आपके घर में, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार कहती है आपको आपके कार्य के हिसाब से 10,000 मिलेंगे। तो अब कार्य योग्यता अनुसार वेतन, ठीक है, वेतन आपके कार्य के अनुसार, वहां पे नीड के अनुसार था। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी ऐसी हो जाएगी, लेकिन पूंजीवाद से यहां आने के लिए यू नीड अ ब्रिज, आपको एक पुल की जरूरत है। इसके बीच में बहुत अंतर है। पूंजीवाद ऐसे उसका विरोध नहीं होगा, इसीलिए हमें कुछ खास कदम उठाने पड़ेंगे और हमें काफी ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। जब विद्रोह होगा तभी जाके ऐसी अर्थव्यवस्था आएगी। और इसीलिए कार्ल मार्क्स को कम्युनिस्ट वाला कंसेप्ट जो है उटोपियन, वो लंबे समय तक नहीं हो सकता। आपने देखा चीन ने पहले कम्युनिस्ट लाया, फिर बाद में ज्यादा दिन चला नहीं, चीन अब प्रो कम्युनिस्ट हो गई, मतलब थोड़ी सी हल्की सी कम्युनिस्ट में मॉडर्न के साथ में। आपने रसिया देखा, पहले कम्युनिस्ट था, फिर रसिया में बाद में आपने देखा प्राइवेटाइज्म को भी बढ़ावा मिला। रसिया जो है वो भी अपने कम्युनिस्ट को हटाकर सोशलिस्ट टाइप के हो गए। तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं सोशलिस्ट हैं, चाहे चीन हो चाहे रूस हो। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये जो सारी अर्थव्यवस्थाएं थी ना, इनका सबका जो है, कार्ल मार्क्स वाली भी अर्थव्यवस्था को भी चैलेंज मिल गया। कब? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। क्लियर है बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो फिर उसी वर्ल्ड वॉर के कारण 1923 में महंगाई आई, इन्फ्लेशन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में, ठीक है, जर्मनी में। और इसी के कारण 1929 में पूरा जो विश्व था वो द ग्रेट डिप्रेशन में आ गया, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब अगर आप देखेंगे आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी, इसकी इन्फ्लेशन की हिंदी होती है मुद्रास्फीति, ठीक है बच्चों। आर्थिक महामंदी में आ गया। अब आर्थिक महामंदी क्या थी? पूरे विश्व की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में समस्याएं आई तो फिर पता चला ना तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ठीक है, और ना तो सोशलिस्ट
ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब हम किसी एक पर निर्भर नहीं हो सकते। तो फिर कीन्स ने बोला इन दोनों को जोड़ दो। कीन्स ने बोला हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारे यहां पे एक नई अर्थव्यवस्था आ जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी 1991 के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी कहता है पहले बाजार को स्वतंत्र छोड़ दो, एडम स्मिथ, स्वतंत्र छोड़ दो, लेकिन जैसे ही या तो उत्पादक का या तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो, गवर्नमेंट शुड इंटरफियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑयल का प्राइस, तेल का दाम एक समय बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, गल्फ वॉर हुआ था, हमारे यहां पे गल्फ युद्ध हुआ था खाड़ी देशों में, तो हमारे तेल के दाम बढ़ गए। तेल के दाम बढ़ गए तो हमारे यहां देशों ने बोला, जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम कंपनियां, उन्होंने बोला देश सरकार से कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, अब हम तेल 10 रुपए ज्यादा महंगे बेचेंगे, या 1 रुपए बढ़ जाए तो बवाल हो जाता है। सरकार को लगा नहीं, अगर तेल 10 रुपए महंगा गया तो सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, आना जाना, यातायात, लोगों का किराया बढ़ जाएगा, लोगों के पास जो चीजें जाती हैं, सब्जियां आती हैं गांव से शहर तक, उसका किराया बढ़ जाएगा, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो किराया बढ़ने से, यातायात महंगा होने से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, पूरा देश में जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा। सरकार ने बोला नहीं, आप पुराने दाम पे ही तेल बेचिए। तो कंपनियों ने बोला भैया हम घाटा क्यों करें? बोले घाटा क्यों होगा, जो 10 रुपए आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है वो हम आपको देंगे सब्सिडी। जी हां, तो अर्थव्यवस्था पहले स्वतंत्र चलती, जब तक तेल का दाम सही था तब तक स्वतंत्र चली, और जैसे तेल का दाम इतना हो गया कि जनता का एक्सप्लॉयटेशन होता, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, सब्सिडी देती है। एक और एग्जांपल देता हूं निर्माता की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक का नाम आपने सुना होगा, एक अफवाह फैली कि आईसीआईसीआई बैंक भागने वाला है। अब अफवाह फैली कि आईसीआईसीआई बैंक भाग जाएगा, तो सभी लोग अपना पैसा निकालने बैंक में चले गए। तो बैंक थोड़ी ना पैसा जिसका जमा किया तो लेके बैठा है, आओ आओ तुम आए हो तुम्हारा पैसा ले जाओ, नहीं, वो इस पैसे को किसी को लोन देता है। तो मैंने आपका पैसा लिया, मान लो मैं बैंक हूं, आपका पैसा लिया 100 रुपए, आपको 4% ब्याज देना है, 104 वापस करना है, ठीक है, हाँ 4% ब्याज पे, और मैंने ये 100 रुपए किसी को 8% ब्याज पे लोन दे दिया। अब मैं उसे 108 लूंगा, 4 अपने पास रखूंगा, 104 तुमको दे दूंगा, 4 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। अब बैंक जो है वो ऐसी कार्य करती है। अब पता चला बैंक में सारे लोग भाग गए, पैसा मेरा, पैसा मेरा, पैसा। तो अगले दिन दूरदर्शन चैनल पे आरबीआई के गवर्नर ने आके बोला कि आईसीआईसीआई बैंक कहीं नहीं भाग रही है, या एक अफवाह है, क्योंकि हमारा विश्वास प्राइवेट बैंक पे नहीं है, सरकार पे है, और अगर किसी का भी पैसा डूबेगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, रिजर्व बैंक करेगी, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। लोगों का विश्वास हो गया, आईसीआईसीआई बैंक बच गया ना, बर्बाद हो जाता। हमारे अफवाह ऐसी चलती हैं अफवाह में तो हमारा स्टॉक मार्केट गिर जाता। 1997-98 में हमारी साउथ ईस्ट एशियन संकट के कारण अफवाह हुआ कि भारत की भी इकोनॉमी बिगड़ेगी, तो पहले लोगों ने पैसा निकाल के गिरा दिया। अफवाह तो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देती है। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इसके जो इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है, ठीक है, क्लियर है, सेंसिटिव इंडेक्स है, अफवाहों पे चलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो सरकार क्या करेगी, पहले इकोनॉमी को फ्री छोड़ेगी, और फिर इकोनॉमी में जैसी एक्सप्लॉयटेशन होगा गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। ऐसी इकोनॉमी में आपको एक और एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पे जिसको पास बहुत पैसा वो फ्लाइट से उड़ के चला जाए, जिसके पास थोड़े बढ़िया पैसे हो एसी बस में चला जाए, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है, जिसके पास और बढ़िया पैसे हो तेजस में चला जाए, वंदे भारत एक्सप्रेस शताब्दी में, जिसके पास और नहीं है तो जनरल का डिब्बा है, 55 रुपए का टिकट लिया और उसी में घुस घुस के बैठ गए, पहुंच जाएंगे। मतलब समाज में हर किसी के लिए चीजें उपलब्ध है। जिसके पास पैसा हो कार खरीद के जाता है, जिसके पास नहीं है वो बढ़िया मंगा लिया, जिसके मध्यम परिवार का है, कार नहीं है, खैर तो मध्यम परिवार के पास भी कार होती है, भारत में सबसे ज्यादा कारें ही हैं, ठीक है, मतलब जो जानता है, दिमाग लगाता है कि कार खरीदना मतलब लॉस में ही जाना, उससे अच्छा ओला उबर बुला ले, और बहुत नहीं है तो कोई चला जाता है कि जाके वहां ऑटो, जो शेयरिंग ऑटो होता है, भैया रुको बैठ जाते हैं, उससे भी बचा लेता है। तो हमारी इकोनॉमी में हर किसी के लिए कार्य होता है। हमारी इकोनॉमी में सरकार के द्वारा बसें भी चलाई जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी बसें चलाई जाती हैं। अभी तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे यहाँ प्राइवेट ट्रेनें भी चल रही हैं, तेजस एक्सप्रेस है, अगर आप लेट होगी ट्रेन तो आपको जो भरपाई की जाएगी भाई, पर घंटे के हिसाब से वापस किया जाएगा जितने घंटे लेट होगी, ऐसा भी है। तो ये हमारे यहाँ पे है प्राइवेट और ये सोशलिस्ट का मिक्सअप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स ने दिया,
लेकिन उटोपियन बताया, उटोपियन मतलब कल्पना मात्र है, ये बाद में अपने आप किसमें बदल जाएगी, सोशलिस्ट में। और जब विश्व युद्ध के बाद में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो सभी देशों ने मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया और सबने अपने आप में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया और सरकारी क्षेत्र को भी, ठीक है, मिक्स कंसेप्ट चलाया। ये जॉर्ज मेनार्ड कीन्स की कीन्सियन इकोनॉमी पे आधारित है। वैसे मिक्स का कंसेप्ट एडम स्मिथ भी देते हैं, एडम स्मिथ भी माने जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर, लेकिन जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने इसको प्रूव किया थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। उसी समय आपने देखा रॉयल कमीशन ऑफ हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को। जी हाँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं करूंगा, बहुत सारी चीजें कोरिलेट होंगी, समय सीमा मेरे पास कम है, मैं उसी समय सीमा में आपको अच्छे से हर एक टॉपिक कराऊंगा। अब आइए एक बार हम लोग आखिरी जो पॉइंट है हमारा टॉपिक है डायमेंशंस के आधार पर इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, जिन पे आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर आयाम है, इधर वह 3 मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनके आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे क्लियर है कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति जो है उसका स्वामित्व, तो उसके स्वामित्व के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप है, निजी स्वामित्व होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक मतलब सरकार की सारी अधिकार होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और प्राइवेट दोनों होंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण, हम यहां पे मूल्य निर्धारण जो होता है ना वो मार्केट के फोर्स पे होता है, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, जहां लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ। देखिए यहां पे लिखा हुआ मोटिव ऑफ द प्रोडक्शन लाभ है। यहां पे जो मूल्य है मतलब वही बताया ना 3000 वाली जींस बनाएंगे मार्केट में जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, डिमांड सप्लाई क्या है। यहां पे डिमांड सप्लाई तो ठीक है छोड़ दो, सरकार देखेगी कि वही प्रोड्यूस करेंगे जिससे समाज का कल्याण हो, इसलिए प्राइसेज आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, केंद्रीय सरकार के द्वारा। केंद्रीय हमारे यहां नियोजन जो अथॉरिटी है, केंद्रीय योजना प्राधिकरण है, इसके द्वारा सरकार के द्वारा कुछ चीजों के प्राइस निर्धारित किए जाएंगे और उसी पे लोगों को बिकेंगे, ठीक है। यहां पे मिक्स्ड है, प्राइसेज आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई, दोनों रहेगा। सरकार भी कुछ चीजों का निर्धारण करेगी जैसे जनरल टिकट ट्रेन के, और डिमांड सप्लाई पे भी होगा। फ्लाइट के टिकट देखिए, रात को 1-2 बजे फ्लाइट करिए, ट्रैफिक कम होता है तो डिमांड सप्लाई कम दिखती है तो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। दिन में लोग जिनको जाना भी नहीं है वो भी देखा करते हैं फ्लाइट का दाम, तो ट्रैफिक ज्यादा होता है दाम बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे डिमांड सप्लाई पे भी इकोनॉमी चलती है और सरकार के द्वारा दोनों का हस्तक्षेप होता है। मतलब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि हमारे यहाँ पे आपको सरकारी बसें भी मिलेंगी जो कम दाम पे आपको सफर कराएंगी, प्राइवेट बस भी मिलेंगी जो ज्यादा दाम लेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकार का उद्देश्य जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रॉफिट मोटिव तो है लेकिन साथ में सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव एलॉन्ग विथ सोशल वेलफेयर, लाभ तो कमाना है लेकिन समाज कल्याण के साथ समाज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे सरकार की क्या भूमिका है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नो रोल, कोई भूमिका नहीं सरकार की, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्रोड्यूस ही सरकार करेगा, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, इसलिए यहां पे सरकार ही सब कुछ अपने अधीन रखेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में फुल रोल इन द पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में फुल रोल होगा, ठीक है, सरकारी सब कुछ करेगी जैसे सरकारी बसें, ट्रेन, आईआरसीटीसी, ठीक है, ये सब। और प्राइवेट सेक्टर जो होगा वहां पे लिमिटेड रोल होगा, जैसे अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर ने कहीं कुछ ऐसी चीजें की, जैसे आपने देखा होगा अभी सरकार ने उच्च न्यायालय में मामला गया, ये जो मूवी देखते समय पानी वगैरह खरीदना पड़ता था, कितना महंगा पड़ता था, अब पानी वगैरह तो उपलब्ध कराए जाएंगे, बाहर से खाना ले जा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी छूट मिली है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लॉयटेशन करोगे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। फर्स्ट इकोनॉमी गोइंग फ्री, इफ एक्सप्लॉयटेशन हैपेंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल, सरकार वहां पे हस्तक्षेप करेगी, नहीं आपके ये कार्य से हमारा ग्राहक नहीं तो हमारा निर्माता दोनों को नुकसान हो सकता है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट गोइंग टू इंटरफेयर। आगे देखेंगे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा मौजूद है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सरकारी सब कुछ कर रही है प्रोड्यूस, कौन सा कंपटीशन यहां पे है लेकिन केवल निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में नहीं है, निजी क्षेत्र में है, क्लियर है जी हाँ। आगे देखेंगे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वेरी अनइक्वल, अत्यंत असमान है। यहां अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि जो इनकम आ रही है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट अमीरों के पास जा रहा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्वाइट इक्वल, अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक समान है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, कुछ हद तक असमानताएं हैं। जैसे अब निजी क्षेत्र में लोग हैं जो ज्यादा कमा लेते हैं, सरकारी क्षेत्र में जो है वहां कमाई कम होती है। या फिर आप देखेंगे निजी क्षेत्र में कुछ लोग बहुत इनकम कर रहे हैं, तो असमानताएं तो पाई जाएंगी, लेकिन उनको कम करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास भी होता है। उसके बारे में हम अगले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये तो आज इंट्रोडक्शन था पूरी इकोनॉमिक्स का, आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है क्वाइट इक्वल, कुछ हद तक समान है, ठीक है, काफी हद तक इसमें समानता पाई जाती है। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में मोटिवेशन नहीं आता है। अब आप ये 1991 के पहले का समय देखिए, हाँ, देख रहे हैं आप, दूरदर्शन चैनल होता था एक, ठीक है, सब कुछ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ सब सरकार देखेगी, तो ये सारी चीजें होती थी। इस आधार पे हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो अलग अलग प्रकार की हैं। कोई डाउट होगा आप कृपया करके चैट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे कि मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। बाकी डाउट मैं आपको बताता रहूंगा, अगली क्लास में भी डिस्कशन, मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं हर एक चीज का उदाहरण दे देता हूं, ताकि डाउट आए ही ना। फिर भी कुछ आता है तो आप यूट्यूब वाली क्लास में चैट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में, और वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे चलेंगे और इसका अगला टॉपिक, अब हम इकोनॉमी की टेक्निकल फेज में इंटर होंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए, स्वागत करता हूं एक बार फिर से कल के लिए एडवांस में, और अभी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।